अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस एरिया पे अप्लाई होता है, किन किन एसेट्स पे अप्लाई होता है, ये हम आज के लेक्चर में आपको समझाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के एक आपको रिव्यू देता हूँ स्टूडेंट। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है? डेप्रिसिएशन जितने भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल किसको कहा जाता है? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उनको टेंजिबल एसेट कहा जाता है। तमाम टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है ये हम आपको डेफिनेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन is the systematic allocation amount, क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? is the systematic allocation amount of an कर देते हैं, of an asset over its useful life। ये एक सिस्टमेटिक एलोकेशन होती है। किसकी सिस्टमेटिक एलोकेशन होती है? डेप्रिसिएशन अमाउंट की। उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को एक उसकी यूजफुल लाइफ, जितनी भी उसकी यूजफुल लाइफ होती है एसेट की, क्योंकि हर एसेट की एक लाइफ होती है, उस यूजफुल लाइफ के हिसाब से उसको एलोकेट कर दिया जाता है। एलोकेट का मतलब है डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सपोज आपका एसेट है 1 लाख रुपए का, वो 5 साल उसकी लाइफ है। अब वो 5 जो है ना, तो वो जो कॉस्ट है उसकी लाइफ से डिवाइड हो जाएगी, इक्वल पोर्शन आ जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी उस इन शॉर्ट ये समझें कि जो भी आपकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है उस एसेट की यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, इसको एलोकेशन कहा जाता है। किसके? जो एसेट्स जो जिसकी यूजफुल लाइफ होती है। ठीक है स्टूडेंट जी, यही कह रहा है। और ये एक सिस्टमेटिक, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है पहले साल आपने कुछ और डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, दूसरे साल और कर दिया, वो आपका कोई कॉन्सेप्ट मैच ही नहीं है। पहले साल का डेप्रिसिएशन अलग आ रहा है, दूसरे का हाँ अलग आना चाहिए एक कॉन्सेप्ट के तहत। जैसे जस्ट सपोज के हम एक मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड करते हैं। स्ट्रेट लाइन एक मेथड है इसका डेप्रिसिएशन का, उसमें हर साल कांस्टेंट डेप्रिसिएशन आता है। ठीक है, और जबकि आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसको कहा जाता है, उसमें हर साल कम होता जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसकी बुक वैल्यू कम होती जाती है, जिसकी वजह से कम होता जाता है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्ड होता जाता है ये, इसीलिए इसको कहा है कि सिस्टमेटिक एलोकेशन है अमाउंट की। किसकी? डेप्रिसिएशन अमाउंट की। ठीक है, एलोकेशन ऑफ अमाउंट कौन सा? डेप्रिसिएशन अमाउंट। क्योंकि इसको मैं डेप्रिसिएशन अमाउंट कर देता हूँ, ये डेप्रिसिएशन लिखा क्यों हुआ? डेप्रिसिएशन अमाउंट। चले ना। ठीक है स्टूडेंट, सिस्टमेटिक किसको एलोकेट किया जाता है? डेप्रिसिएशन अमाउंट को। डेप्रिसिएशन अमाउंट को सिस्टमेटिक एलोकेशन, इन इसको डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी एसेट्स की लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। या इन शॉर्ट एक और सर ये समझे, डेप्रिसिएशन इन अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट में कहते हैं, रिडक्शन ऑफ एन एसेट वैल्यू, यानी आपकी एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, उसी कमी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ये रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, आपकी एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है। कैसे? टाइम टू टाइम डिक्लाइन हो जाती है। पहले साल जैसे अगर पहले साल सपोज कि वो 1 लाख है, फिर हो सकता है 80,000 हो जाए, फिर वो 60 पे आ जाए। ऐसे टाइम टू टाइम डिक्लाइन कांस्टेंट नहीं रहती, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। जैसे जैसे उस एसेट को यूज करते रहेंगे उसकी लाइफ कम होती जाएगी, इसीलिए कहा है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं रेजिजुअल वैल्यू। रेजिजुअल वैल्यू क्या चीज़ होती है स्टूडेंट? रेजिजुअल वैल्यू वो चीज़ होती है, उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि जब एसेट को आप फुल यूटिलाइज कर लें। जैसे 5 साल एसेट की लाइफ थी, आपने पूरे 5 साल एसेट को यूज़ किया, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आपने जनरेट किया। अब 5वें साल क्या हुआ, या 5वें साल के एंड पे 6ठा साल वो स्टार्ट हो गया, अब वो एसेट नहीं रहा, अब वो आपका स्क्रैप बन चुका है। अब उसको स्क्रैप के मतलब ये कि इसको आप अपने डिस्पोज ऑफ करना है, सेल आउट करना है। तो जब वो सेल आउट करेंगे, वो सेल आउट की जो वैल्यू होगी उसको स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है, रेजिजुअल वैल्यू कहा जाता है। तो अब हम रेजिजुअल वैल्यू को भी आपको डेफिनेशन स्टूडेंट्स समझाते हैं। रेजिजुअल वैल्यू, द अमाउंट ऑफ विच you can sell your asset at
एंड एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इट्स कॉल्ड रेजिजुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, ये कह रहा है कि रेजिजुअल वैल्यू उसको कहा जाता है जिसमें आप एसेट को सेल करते हैं। कब सेल करते हैं? एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल कर देता हूं इसको, यूजफुल, एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। ठीक है, यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड रेजिजुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, और एक नाम इसका और है स्टूडेंट, सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू भी इसी चीज का ही नाम है। ठीक है, सो ये डिफरेंट नाम से, डिफरेंट टर्म से क्वेश्चन में मेंशन करता है ये। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि रेजिजुअल वैल्यू कैसे मतलब ये कि पता चलता है रेजिजुअल वैल्यू। वैसे तो क्वेश्चन में देता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे सपोज कि एक मशीन है, उसकी 5 ईयर लाइफ एग्जांपल के तौर पे। ठीक है स्टूडेंट, मशीन की लाइफ 5 साल है। ठीक है, इसको मैंने एक बार की सूरत में रिप्रेजेंट किया है। इसको मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये जो आपको हाईलाइट वो नजर आ रहा है स्टूडेंट, हाईलाइट, ये कौन सा एरिया है? ये वो एरिया है जिसमें ऐसे को 5वें साल आपने यूज कर लिया। अब ये स्क्रैप वैल्यू बची हुई है। अब अब इस एसेट से आप फर्दर कोई बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब ये स्क्रैप वैल्यू बची है, इस स्क्रैप वैल्यू में जाएगा, यानी स्क्रैप में जाएगा, यानी आप इसको एज अ स्क्रैप के तौर पे इसको सेल करेंगे। अब आप फर्दर इससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज होती है, अब ये जो मैंने ये इसको प्रेजेंट किया हुआ है 1 to 5 ईयर, ये इसकी लाइफ है, ये इसकी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आएगा अगर स्क्रैप वैल्यू किसको कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट की तरफ आपको लेके जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हमने डेप्रिसिएशन डिस्कस किया, रेजिजुअल वैल्यू डिस्कस की, लाइफ डिस्कस की। लाइफ की भी आपको एक थोड़ा सा एक टिप दे दूं कि लाइफ, इसको वर्ड में लाइफ क्या चीज़ होती है? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये स्टूडेंट्स ये होता है, इसमें लेंथ ऑफ टाइम होता है, यानी एक लेंथ, आपको लेंथ दी जाती है, एक लेंथ ऑफ टाइम दिया जाता है। लेंथ ऑफ टाइम का मतलब उसके कितने साल लाइफ है, उस टाइम पीरियड के अंदर आपने उस एसेट से रेवेन्यू जनरेट करने होते हैं। जैसे एक एसेट की लाइफ 5 साल है, तो 5 साल तक उस लेंथ ऑफ टाइम है, 5 साल जो लेंथ ऑफ टाइम है, उससे इस 5 सालों में आप उस एसेट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये 5 साल लेंथ ऑफ टाइम है, उसके बाद आप कोई रेवेन्यू से जनरेट नहीं कर सकते, इसको यूजफुल लाइफ कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या चीज़ होती है? डेप्रिसिएशन आपको समझाते हैं। डेप्रिशिएबल अमाउंट, द डेप्रिशिएबल अमाउंट is the cost of an asset that can be depreciated over time. It is equal to acquisition cost of the asset minus its estimated residual value at end of its useful life. इसका क्या कहने का मतलब, उसमें इसका मतलब ये कह रहा है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट उसको कहा जाता है जो भी डेप्रिशिएट होता है वो एसेट ओवर इस लाइफ, ओवर टाइम, या ओवर टाइम का मतलब है ये लाइफ समझें आप, कैन बी डेप्रिशिएट ओवर टाइम या ओवर लाइफ। इट इज जो भी आपका होगा, ठीक है, इट इज इक्वल टू एक्विजिशन। जो भी आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा वो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के इक्विवेलेंट होगा। मतलब कहने का जो आपकी कॉस्ट होगी, एक वक्त आएगा कि आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट और आपका परचेसिंग कॉस्ट या मशीन की कॉस्ट दोनों इक्वल होंगी, दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये उसको रेफर कर रहा है। इट इज इक्वल टू एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब जिस कॉस्ट में हमने इसको हायर किया था, ये परचेज किया था एसेट को, वो किसके इक्वल होगा? एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस इट्स रेजिजुअल, एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू। ठीक है, माइनस इस रेजिजुअल वैल्यू के जो हमने माइनस करके उसका अमाउंट निकाला होगा, वो उसके इक्वल होगी एक्विजिशन के। कब होगा? एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं तो और आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। जैसे सपोज एक मशीन है 1 मिलियन की, इसकी 1 मिलियन की कॉस्ट है। ठीक है, इसको हम रुपीज में कर देता हूँ। रुपीज 1 मिलियन 10 लाख की एक मेरे पास मशीन है, उसकी रेजिजुअल वैल्यू है 2 लाख रुपए। ठीक है, लाइफ कितनी है? 5 साल। अब मैंने क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है इसमें, कॉस्ट माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। जैसे इसने कहा था इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट ये रही, ठीक है, माइनस इट्स एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू, ये एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड, ठीक है। और क्या कह रहा है? एट एंड ऑफ द इट्स, क्या कह रहा है? एट एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, एंड ऑफ इट। अब इसको भी प्रूव करते हैं कि ये कैसे क्या कह रही है। हमने 1 मिलियन इसकी कॉस्ट ले ली,
डेप्रिसिएशन रेजिजुअल वैल्यू को हमने 2 लाख माइनस किया, डिवाइड बाय 5 साल से डिवाइड किया, 1,60,000 आपके पास क्या आया, ये डेप्रिसिएशन आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ये डायग्राम बनाई, ठीक है, और 5 साल हमने इसकी लाइफ ली। 1,60,000 कहाँ से आया, इस फार्मूले से आया। हमने 1 लाख में 1 मिलियन में से 2 लाख रुपए हमने माइनस किए, रेजिजुअल वैल्यू को डिवाइड किया 5 साल की लाइफ, तो 1,60,000 आ गया। अब आपने 1,60,000 पर ईयर लेना है, फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ में भी एंड फिफ्थ में भी। अब ये जो चीज रिप्रेजेंट होती है, ये रेजिजुअल वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। अभी अगर आप देखें, ये जो ये बात कर रहा था, इट इज इक्वल टू एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस इट्स एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू एट एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। अभी वो वाला स्टेप आ रहा है, या वो स्टेज आ रहा है। अभी क्या कि अब 1,60,000 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपके पास वही अमाउंट आएगा जो आपने कॉस्ट ऑफ एसेट थी, वो वाली कॉस्ट आएगी, जो आप 1 मिलियन में से रेजिजुअल वैल्यू को माइनस करके लेंगे, उसी के इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं एरो कर देता हूँ यूं करके, इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे ये चीज डिफाइन की जा रही है, आपकी टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट एक स्टेज में उसकी इक्वल आ जाएगी जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है। कौन सी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, जो आप कॉस्ट में से माइनस करते हैं रेजिजुअल वैल्यू को, तो आपकी डेप्रिसिएशन अमाउंट उसके इक्विवेलेंट आ जाएगी। यानी ये दोनों वैल्यू टैली करनी चाहिए। इसी ये जो आपने 8 लाख रुपए निकाला ना पर ईयर के हिसाब से 1,60,000, इस वैल्यू को कहा जाता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। इस वैल्यू को डेप्रिशिएबल अमाउंट कहा जाता है, जो पर ईयर के हिसाब से एलोकेट किया जाता है। मैंने कहा था ना, डेप्रिसिएशन क्या है, सिस्टमेटिक एलोकेशन है डेप्रिसिएशन अमाउंट की। ये सिस्टमेटिक कैसे आया कि हमने इसका फार्मूला रख के हमने उसको इक्वल उसकी लाइफ के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया। ये क्या सिस्टमेटिक एलोकेशन हो रही है, या सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किसकी, डेप्रिसिएशन अमाउंट की। ठीक है, अब ये जो 1,60,000 पे क्या चीज है स्टूडेंट, 1,60,000 पे आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ठीक है, ये किस में जाएगा एक्सपेंस, आपको पता है स्टूडेंट, जैसे आप सब लोग जानते हैं, इससे पहले हमने क्लास में जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के किए थे, बैलेंस शीट किए थे, कि हमने एक्सपेंस ये डिस्कस किया था, जो भी एक्सपेंस होगा वो आपके इनकम स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट होगा। डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस होता है जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट होता है, और डेप्रिसिएशन वो वाहिद एक्सपेंस होता है जो नॉन कैश होता है, किसी को पेमेंट नहीं होती इसकी, ये नॉन कैश होता है, ये आपके पास ही रिकॉर्ड होता है, आप ही इसको मैनेज करते हैं, ये किसी को पेमेंट नहीं होती, ये वो वाहिद एक्सपेंस है जो नॉन कैश एक्सपेंस कहलाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको डेप्रिशिएबल अमाउंट समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, अभी आपको समझाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यूज़फुल लाइफ। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट बताया, यूज़फुल लाइफ आपको मैंने समझाया था। यूज़फुल लाइफ वो होती है जो एसेट्स को उसके लाइफ के अकॉर्डिंग आप बेनिफिट जनरेट कर रहे होते हैं, वो जो बेनिफिट जनरेट कर रहे होते हैं उसके टाइम के अकॉर्डिंग, उसके जो अंदर जो टाइम डिफाइन होता है, टाइम, उसको यूज़फुल लाइफ कहा जाता है, लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, अभी आपको इसकी डेफिनेशन रीड आउट करके आपको समझा रहा हूँ। यूज़फुल लाइफ, दिस इज़ द लेंथ ऑफ टाइम दैट एन एसेट इज़ कंसिडर्ड टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर बिजनेस। ठीक है स्टूडेंट, ये भी यही कह रहा है, ये एक लेंथ ऑफ टाइम है, किसकी लेंथ ऑफ टाइम है, एसेट्स की। ठीक है स्टूडेंट, क्या चीज़ है, ये एक लेंथ ऑफ टाइम है, किसकी लेंथ ऑफ टाइम है, एसेट की। इसको कंसिडर किया जाता है, किस लिए कंसिडर किया जाता है, जनरेट हो से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। किसके लिए जनरेट करूँगा इकोनॉमिक बेनिफिट, बिजनेस के लिए जनरेट करूँगा इकोनॉमिक बेनिफिट। पूरा पर्पज़ ही यही है इस एसेट को यूज़ करने का, कि हम इस एसेट को यूटिलाइज़ करके उस टाइम लाइन या उस टाइम लेंथ के अंदर यूटिलाइज़ करके इससे फ्यूचर इकोनॉमिक्स को हम बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को हम जनरेट करें। किसके लिए जनरेट करें, बिजनेस के लिए जनरेट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है यूज़फुल लाइफ। अब जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था डेप्रिसिएशन किस पे अप्लाई होता है स्टूडेंट, ये टेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई। तो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, उस पे अप्लाई होता है डेप्रिसिएशन। अब इसमें ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेप्रिसिएशन अप्लाई फॉर, किस पे अप्लाई होता है, टेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, वो टेंजिबल एसेट्स फॉर एग्जांपल कौन से हैं, प्लांट हो सकता है, वो मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर फिक्सचर हो सकता है, ऑफिस इक्विपमेंट हो सकता है, जनरेटर्स हो सकते हैं, व्हीकल हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने टेस्ट बेसिस पे ये लिखे हैं। अच्छा, एक तो इनको कहा जाता है
टेंजिबल फिक्स एसेट, ये मैंने टेंजिबल लिखा है, फिक्स एसेट का मतलब, ठीक है, फिक्स एसेट का मतलब वही है कि आपके टेंजिबल्स हैं, या ये आप समझ लें कि इनको एक और टर्म भी है, एक और टर्म में इनको नॉन करंट एसेट्स भी इन्हीं को कहा जाता है। ये इनकी एक नई टर्म है, लेटेस्ट टर्म है। नॉन करंट एसेट्स कह लें या फिक्स एसेट इनकी पुरानी टर्म है। नॉन करंट एसेट इनको करंट जो टर्म यूज़ होती है उसमें कहा जाता है। टेंजिबल फिक्स एसेट कह लें या फिर नॉन करंट एसेट कह लें इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिक्स एसेट्स कह लें, नॉन करंट एसेट्स कह लें, ठीक है, ये नाम है। अच्छा, अब एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, अच्छा अगर मिसाल के तौर पे मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, मैं कंपनी किस चीज़ की है, मेरी कंपनी है, मैं व्हीकल्स बनाता हूँ या ऑटोमोबाइल कंपनी है मेरी, मैं बनाता हूँ और बना के वो सेल करता हूँ। व्हीकल्स को मैं बनाता हूँ, कार्स को मैं बनाता हूँ, सपोज मैं कार्स बनाता हूँ, बना के मैं सेल करता हूँ। अब वो मेरे क्या है, अब वो मेरा फिक्स एसेट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, अब वो मेरा फिक्स एसेट नहीं रहा, अब वो मेरी इन्वेंट्री बन गया। इन्वेंट्री से मुराद अब वो मेरा करंट एसेट बन गया। फिक्स एसेट जब होगा जब मैं उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को जनरेट करूंगा, उस एसेट को यूज़ करके। मैंने कार बनाई, मैंने कार को यूज़ नहीं किया, मैंने बना के सेल आउट कर दी, अब वो मेरी इन्वेंट्री बन गई, अब वो मेरा फिक्स एसेट नहीं रहा, ठीक है स्टूडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम अभी जो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा वो इसी से रिलेवेंट है। जैसे विच आर हेल्ड फॉर यूज़, ये आपके पास आपके जो फिक्स एसेट होंगे, ठीक है, आपके पास, इसको आपके पास हेल्ड हो, आपके कंट्रोल में हो, ताकि इसको आप यूज़ करें। यूज़ करके क्या चीज़ आप उससे लेंगे और किस एरिया में यूज़ होगा, ये आपको समझा रहे हैं। विच आर हेल्ड फॉर यूज़, इनको रखा जाता है, इसको हेल्ड किया जाता है किसके लिए, यूज़ के लिए। अच्छा, किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सही बात है। मशीनली मैंने उससे प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट जनरेट करके कस्टमर को बेच दी। किस लिए एसेट को रखा, उससे मैंने एसेट को यूज़ किया, उसको यूटिलाइज़ किया, उससे प्रोडक्शन की कस्टमर को बेच दी, ठीक है स्टूडेंट्स। और सर्विसेज में क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट, जस्ट सपोज ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट मैंने यूज़ किया, उससे मैंने बिल बनाया कस्टमर को, बिल बना के, जैसे आप सुपर मार्केट में जाएँ किसी भी सुपर मार्केट में चले जाएं, जब आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के बाद जब आप काउंटर पे आते हैं, काउंटर पे डिफरेंट सिस्टम्स लगे होते हैं, ठीक है, वो सिस्टम से आपको एक बिल जनरेट करके देता है। वो बिल जनरेट, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको पेमेंट करते हैं। वो ऑफिस इक्विपमेंट, वो सिस्टम क्या है, वो फिक्स एसेट है, उसको उसने यूटिलाइज़ किया, उसने आपको सर्विसेज दी, उसने बिल दिया, आपने उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी। यानी वो जो ऑफिस इक्विपमेंट है या सिस्टम है, उसने एक रेवेन्यू जनरेट करके दिया सिस्टम को, अब उसने सर्विसेज दी, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये भी समझ आ गई। और फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज, उसने एक सर्विस दी, किसने सर्विस दी, उस सिस्टम ने, कि उसने बिल जनरेट किया, कस्टमर को दिया, कस्टमर ने उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट दी। अगर वो पेमेंट नहीं देता, ठीक है, अगर वो आपको बिल नहीं देता तो आप पेमेंट नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट। यानी इससे आप एसेट को यूज़ करके आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं और आप सर्विसेज भी दे सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए, चाहे प्रोडक्शन करके आ रहा हो या सर्विसेज दे के आ रहा हो। अगला कॉन्सेप्ट, फॉर रेंटल टू अदर्स, सही है स्टूडेंट। जैसे जस्ट सपोज के मेरे एक शोरूम है, शोरूम नहीं है, मेरे एक रेंट अ कार है, जस्ट सपोज, ठीक है, मेरे पास कुछ व्हीकल रखी हुई, कुछ गाड़ियाँ रखी हुई हैं, मैं रेंट पे देता हूँ उनको, मैं पर आवर रेंट उसका 20,000 चार्ज करता हूँ, ठीक है। अब जो भी लेके जाता है मुझे वो मेरा रेंट देता है और गाड़ी को यूज़ करता है, ठीक है, मैंने रेंटल पर्पज़ की। अब वो मेरा फिक्स एसेट है, क्योंकि मैं उस व्हीकल को यूज़ करके मैं रेवेन्यू को जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, फॉर रेंटल, ठीक है। तो ये इस चीज़ को कहा फॉर रेंटल टू अदर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, ठीक है, बिल्कुल, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उस एसेट को। जस्ट सपोज के आपके कोई कंपनी है, आपकी कोई कंपनी, आपका हेड ऑफिस है, ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, उस हेड ऑफिस के अंदर आपने जनरेटर को लगाया हुआ है, जनरेटर्स लगाया, वो किस लिए लगाया हुआ है, जब लाइट की कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके बैकअप कवरेज देते हैं वो जनरेटर्स, वो ऑन हो जाते हैं फ़ौरन। उससे क्या होता है, आपके जो सिस्टम है वो वर्किंग में रहते हैं, आपके ऑपरेशंस कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते। क्या हुआ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ है, वो जनरेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए लगाए हुए हैं, ताकि अंदर जो एग्जीक्यूटिव्स जो काम कर रहे हैं आपके हेड ऑफिस में, जो एग्जीक्यूटिव लेवल्स के जो होते हैं, ऑफिशियल्स जो होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अपने काम को ईज़िली कर सकें और
सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। जाहिर सी बात, लाइट नहीं होगी, सिस्टम नहीं चलेगा तो आपका एम्प्लॉय प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगा। इसलिए आप इन एसेट को एडमिनिस्ट्रेटिव जो है पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब इन तीनों का काम वही है। इन तीनों, या आप चाहे आप प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विसेज के लिए रखें, या रेंटल के लिए, या एडमिनिस्ट्रेटिव, इन सब से ही आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होंगे। जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का बताया, रेंटल का। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में कौन से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होते हैं। तो इसका मैं आपको एग्जांपल ये दूं, जो अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में, ठीक है, जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जस्ट सपोज़ के उन्होंने एक पॉलिसी सेट की कि हमने, आपके एग्जीक्यूटिव्स ने, कि हमने इस महीने में 5 मिलियन की सेल करनी है। अब वो सब जगह सर्कुलेट हो जाए। अब वो डिसीजन वो जो सेल का डिसीजन लिया है ना, कि हमने इस महीने में इस पीरियड में इतनी की सेल करनी है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट का डायरेक्टली लिंक है। अब जो 5 मिलियन की सेल कौन करेगा? वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट करेंगे। डिसीजन कहाँ से आया? एडमिनिस्ट्रेटिव उससे आया, डिपार्टमेंट से। ये क्या हुआ? यानी इसका मतलब है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो उसमें भी अगर आप देखें तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का फैक्टर इन्वॉल्व है। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए भी कहा गया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझाते हैं फीचर ऑफ डेप्रिसिएशन। इसकी फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था स्टूडेंट, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसके अंदर कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यही कह रहा है नॉन कैश एक्सपेंस, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्या है? डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट इन द बैलेंस शीट। बिल्कुल सही है। जो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है आपकी बैलेंस शीट में से, उसकी वैल्यू से डिडक्ट कर दिया जाता है इसको। ये भी एक इसकी फीचर है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरा क्या है? नो एनी फिक्स पैटर्न फॉर कैलकुलेशन, देयर आर मैनी मेथड्स फॉर कैलकुलेशन। बिल्कुल सही बात कर रहा है इस कॉन्सेप्ट में, कि आप ये ना समझें कि डेप्रिसिएशन को बस एलोकेट कर दिया, डिवाइड करके वो निकाल लिया हमने, बस उसी को चलाते रहेंगे, एक ही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है। कौन कौन से मेथड हैं हम आपको आगे बताएंगे। ये यही कहना चाह रहा है, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि आप एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट मेथड्स हैं डेप्रिसिएशन के। ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या कह रहे हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसको चार्ज किया जाता है डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट के अगेंस्ट में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट्स। और आखिरी ओनली ऑन एस्टिमेट, बिल्कुल एस्टिमेट बेस पे ये वर्किंग होती है, ये एक्चुअल बेस पे नहीं होती, एस्टिमेट बेस पे वर्किंग चल रही होती है अंदर स्टूडेंट। ये भी एस्टिमेट बेस से मुराद ये है, आपने वर्किंग की, आपने सपोज आपने 5 साल एसेट को यूज़ किया, आपने उसकी रेजिजुअल वैल्यू जो आपके पास थी 2 लाख थी, जब आपने मार्केट में गए आपको 2.5 मिल गए, आपको 2.5 मिल गए। 2 की जगह आपने 2 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन की हुई थी, लेकिन आपको मार्केट में 2.5 मिल रहे हैं, 50,000 पे एक्सेस मिल रहे हैं। यानी इसका मतलब है आपकी जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है वो एस्टिमेट बेस होती है। ठीक है, उसको आप फुल एंड फाइनल को कंसिडर नहीं कर सकते। और ये भी हो सकता है कि आपने 2 लाख कंसिडर की हुई है, वो 1.5 लाख में आपको मिल रहा हो, मार्केट से आपको 1.5 लाख में मिल रहा हो, जो 50,000 रुपये कम। इसलिए हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि यही फिगर्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही हमें जो है आगे मार्केट में इसी के अकॉर्डिंग ही हमें रिटर्न आएगा। ठीक है स्टूडेंट। जैसे पाकिस्तान में है, टाइम टू टाइम आपने देखा, अब अगर आप कोई व्हीकल लेने जाते हैं तो आपने ये एस्टिमेट लगाया कि मैंने एक व्हीकल ली, आज के दिन या आज के दिन मैं 1 साल बेचूंगा या 2 साल बाद बेचूंगा, तो मुझे जैसे आज अगर मैं 3 लाख के लिए तो हो सकता है मुझे 2 लाख की पड़े, लेकिन जैसे क्या पता वो 2 लाख के अब मुझे 5 लाख में मिल रहे हैं। जिस हिसाब से इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं उसके हिसाब से आप उस इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से आपके डेप्रिसिएशन पे इम्पेक्ट आ सकता है। इसीलिए आप डेप्रिसिएशन के जो जो वैल्यूशंस होती है उसको फुल एंड फाइनल कंसिडर नहीं करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं वो है इनिशियल रिकग्निशन ऑफ एसेट कॉस्ट। ठीक है, यानी एसेट की कॉस्ट को इनिशियली तौर पे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे रिकग्नाइज़ किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होगी, क्या क्या चीज़ें उसमें लेस होंगी, जिसके बाद टोटल कॉस्ट उस एसेट की आ जाएगी। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इनिशियल रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट। इसमें सबसे पहले लिस्ट प्राइस आएगी स्टूडेंट्स। लिस्ट प्राइस उस एसेट या उस मशीन की लिस्ट प्राइस क्या है उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट।
अगर आपको कोई डिस्काउंट दिया गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है जो ट्रेड डिस्काउंट है, तो उसको आप माइनस करेंगे, या माइनस करके रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद ऐड कर देंगे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। जितने भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं जो उस एसेट पे एप्लीकेबल हैं, वो सब इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट? ये वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली रिलेट होती है उस एसेट से, जो आपको समझ लें उस एसेट को लाने में और उसको लगाने में, उसके रेडी होने तक वो कॉस्ट वो बेयर होती रहती है या लगती रहती है। मिसाल के तौर पे आप मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स कोई मशीन आपने ली है या आप कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मशीन या प्लांट ऐसे तो नहीं लगता, ज़ाहिर से उसके साथ फिर इंजीनियर्स आते हैं, वो इंजीनियर आता है, फिर वो इंजीनियर आएगा, उस प्लांट या उस मशीनरी को टेस्ट करेगा, उसको अपनी जगह पे उसको लगाएगा। ठीक है, वो टेस्टिंग कॉस्ट या वो उसको टेस्ट करने की कॉस्ट, उसको एक जगह पे इंस्टॉल करने की कॉस्ट, प्लस ज़ाहिर सी बात है उस मशीन उसको प्लांट को लगाने के लिए लीगल फ़ीस भी आपको देनी पड़ती है, वो लीगल फ़ी, और उसके बाद जो वो इंजीनियर है उसकी अपनी फ़ी। ये कौन सी फ़ी है? ये डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है उस एसेट से, जो उस एसेट को डायरेक्टली रिलेट करती हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर वो मशीन या वो प्लांट परचेज़ नहीं करते तो वो इंजीनियर भी नहीं आता, ना उसकी फ़ीस देनी पड़ती, ना गवर्नमेंट को लीगल फ़ीस देनी पड़ती, ना इंस्टॉलेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती, और ना ही टेस्टिंग कॉस्ट। यानी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट उसको कहा जाता है जो उस एसेट्स को वहाँ पे एसेट को ला के वहाँ पे इंस्टॉलेशन तक, उसके रेडी होने तक उसके ऊपर जो इनकर्ड होती रहती है, लगती रहती है, उसको डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट क्या होती है? जैसे आपने कोई भी प्लांट या मशीनरी अब ला के आपने लगा दी, वो वर्किंग कर रही है, जब तक उसकी लाइफ है वो वर्क करेगी। जैसे 5 साल लाइफ है तो 5 साल तक वो वर्क करेगी। अब उस प्लांट या उस मशीनरी को वहाँ से निकालना है, उसको रिमूव करना है, उसकी लोकेशन से रिमूव करके तो दूसरी लगानी है, ठीक है, या आपका प्लांट दूसरी जगह पे आपने शिफ्ट करना है। सपोज़ कि आपका कराची में प्लांट था, आपने हैदराबाद लेके जाना है या लाहौर लेके जाना है या दूसरी आपकी लोकेशन पे लेके जाना है, तो उस प्लांट या उस मशीनरी को निकालने के लिए जो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे उसको कहते हैं डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट उसी को कहा जाता है, उसको रिमूव करने के लिए एक लोकेशन से दूसरे, और वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये जैसे डिसमेंटलिंग कॉस्ट लिखा हुआ है पीवी, ये प्रेजेंट वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट की आपको अमाउंट दी होगी, साथ में प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालनी होगी, प्रेजेंट वैल्यू का रेट आएगा जो उस क्वेश्चन में, इस इन्फॉर्मेशन में मेंशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आपने इन सब का टोटल करना है, लिस्ट प्राइस में ऐड करना, माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट को, प्लस करना है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ठीक है, और प्लस करना है डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, प्लस करना है इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट निकल के आ जाएगी। इसी की बिहाफ पे आगे की वर्किंग आपकी स्टार्ट होगी, यानी इसी की बिहाफ पे आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब है, हमने बात की थी क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स पैटर्न है कि आप एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हुए आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए डिफरेंट वेरियस मेथड्स यूज़ होते हैं, हम वन बाय वन करके आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी इसको स्ट्रेट लाइन और इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इसलिए कहा जाता है, हर साल इसकी सेम वैल्यू आती है, हर साल इसकी कांस्टेंट वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल सेम आती रहती है जब तक उस एसेट की लाइफ है, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है। दूसरा मेथड है हमारे पास स्टूडेंट रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये तीन नाम एक ही मेथड के हैं। इसको रिटन डाउन वैल्यू इसलिए कहा जाता है, हर साल इसकी बुक वैल्यू कम होती जाती है जिसकी वजह से इसको रिटन डाउन कहा जाता है। और रिड्यूसिंग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर साल इसकी रिड्यूसिंग का मतलब है कम होना, हर साल इसकी वैल्यू इसकी बुक वैल्यू कम होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। डिमिनिशिंग भी उसी का एक नाम है। डिमिनिशिंग का मतलब ये है कम होना, घटना,
घटती रहती है हर साल उसकी बुक वैल्यू, जिसकी वजह से उसका डेप्रिसिएशन भी उसी बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कम होता जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड में है सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड। सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड में ये होता है कि इसमें एसेट्स की लाइफ जो दी होती है उसको हमने डिजिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, उसका जो डेप्रिसिएशन आता है। और नेक्स्ट हमारे पास है मशीन आवर्स मेथड। इसमें हम मशीन आवर्स जो होते हैं, मशीन आवर्स के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। और लास्ट वन है हमारे पास डिप्लेशन मेथड्स। डिप्लेशन मेथड एक्चुअली वो कंपनी यूज़ करती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रही होती हैं, निकाल रही होती हैं ज़मीन से। जस्ट सपोज कि ऑयल हो गया, गैस होगी, ठीक है, या दूसरे कोल वगैरह जो एक्सट्रैक्ट कर रही होती है ज़मीन से, कोई नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रही होती हैं, वो डिप्लेशन मेथड को यूज़ करती हैं। इसके भी आपको आगे चल के मज़ीद फर्दर बताएंगे। अब इनके फार्मूला स्टूडेंट्स आपको वन बाय वन करके समझाते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, कॉस्ट में से माइनस कर दिया जाता है रेजिजुअल वैल्यू को और डिवाइड कर दिया जाता है यूज़फुल लाइफ से, तो आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाता है। दूसरा मेथड है WDV मेथड, जिसे रिटन डाउन वैल्यू मेथड कहा जाता है। इसमें से कॉस्ट स्लैश बुक वैल्यू माइनस रेजिजुअल वैल्यू। अच्छा, कॉस्ट क्यों लिखा हुआ है स्टूडेंट, बुक वैल्यू इसलिए लिखा हुआ है, रिटन डाउन वैल्यू में फर्स्ट ईयर में कॉस्ट आती है, कॉस्ट को माइनस किया जाता है सैल्वेज वैल्यू से, फिर डिवाइड किया जाता है यूज़फुल लाइफ से, उसके बाद डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट पे होता है, फिर सेकेंड ईयर से उसकी बुक वैल्यू स्टार्ट होती है, इसलिए कॉस्ट स्लैश बुक वैल्यू। उसके बाद सेकंड ईयर से जब तक उसकी लाइफ है बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से कॉस्ट स्लैश बुक वैल्यू माइनस रेजिजुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन रेट निकालना भी पड़ सकता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे निकाला जाता है डेप्रिसिएशन रेट। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन या इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है स्टूडेंट। थर्ड हमारे पास मेथड है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। मैंने कहा था स्टूडेंट, इसमें जितने भी एसेट की लाइफ होती है उसको सम किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना। इसमें जस्ट एग्जांपल, एक लाइफ है एसेट की 5 साल, तो मैंने क्या किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन सब का टोटल करेंगे, सम करेंगे, तो आपके पास 15 ईयर्स जो है ना 15 आ जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इसीलिए इसको कहा गया है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। जो एसेट की लाइफ है उसका सम किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट है मशीन आवर्स मेथड। मशीन आवर्स मेथड में क्या होता है कि कॉस्ट में से माइनस किया जाता है रेजिजुअल वैल्यू को, उसको डिवाइड किया जाता है यूजफुल लाइफ इन आवर्स, जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है एक्चुअल आवर्स से, वो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, फिर आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला मेथड हमारे पास कौन सा है, प्रोडक्शन यूनिट में। आगे चलते हैं स्टूडेंट, हमारे पास अब जो नेक्स्ट मेथड है वो प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, ये वाला PUM प्रोडक्शन यूनिट मेथड, दिस वन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉस्ट को माइनस किया जाता है रेजिजुअल वैल्यू से और डिवाइड किया जाता है जो उसकी लाइफ होती है यूजफुल लाइफ इन यूनिट्स में आपको गिवन होगी। उसके बाद जो आंसर आएगा आपके पास, आपने उसे मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, डिप्लीशन मेथड। डिप्लीशन मेथड में क्या होगा, कॉस्ट में से माइनस होगा रेजिजुअल वैल्यू को, टोटल यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, वो आपको जो है क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका जो आंसर आएगा, कॉस्ट में से आप माइनस करेंगे रेजिजुअल वैल्यू को और डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी एक्सट्रैक्टेड, और उसके बाद एक्चुअल यूनिट्स में से जो एक्चुअल यूनिट्स जो आपने एक्सट्रैक्ट किए होंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी ड्यूरिंग द ईयर, उसको आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास डिप्लीशन मेथड्स पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसमें डेप्रिसिएशन ये स्टूडेंट जैसे 6 मेथड हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 मेथड जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, ईयर्स में कैलकुलेशन होती है इनकी, ईयर्स में डेप्रिसिएशन आता है, मशीन आवर्स का हावर्स में डेप्रिसिएशन आता है, और प्रोडक्शन यूनिट मेथड का और डिप्लीशन मेथड का जो आता है वो यूनिट्स में कैलकुलेट होता है। ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं, आपको इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इनकी स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं इन डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए। जिस तरह डिफरेंट मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन के, जैसे 6 मेथड्स होते हैं, इसी तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के भी 2 मेथड्स हैं स्टूडेंट। एक कहलाता है बुक वैल्यू मेथड, एक कहलाता है कॉस्ट बेस्ड मेथड। ठीक है, अभी हम दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं बुक वैल्यू स्टूडेंट। ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू में क्या होता है स्टूडेंट्स, बुक वैल्यू में ये होता है, इसको करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप डेबिट करते हैं, एसेट अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं, और नरेशन में जैसे टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, जैसे हमने इससे पहले जनरल एंट्री पढ़ा था, नरेशन उसके लिखते हैं जो भी एंट्री होती है, तो इसमें लिखा है हमने टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमने उस ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया। अब साल के एंड पे हमने कहा था एक्सपेंसेस जो जितने भी होते हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है। तो इस साल के एंड पे अब हमने इस जो डेप्रिसिएशन ऊपर रिकॉर्ड किया था, इसको हमने क्लोज करना है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, या P&L समरी भी कहा जाता है इसको। तो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया और हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया, और टू क्लोज डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब हमने इसी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इसी मेथड का बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, इसमें ये होगा, आपने डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंसेस है तो आपने एक्सपेंस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है P&L में डेबिट साइड पे। ठीक है, इस साइड पे दिखाना है आपने ये तो, और बैलेंस शीट में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को दिखाना है, और बैलेंस शीट में आपने एसेट यहाँ पे दिखाना है इसको। ठीक है, उसके नीचे डेप्रिसिएशन को आपने माइनस करना है, डेप्रिसिएशन को आपने नेगेटिव में दिखाना है, तो इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। ये बुक वैल्यू बेस पे मेथड है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट क्या है, कॉस्ट बेस में इसमें जनरल एंट्री क्या बनेगी, ए में डेप्रिसिएशन को आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने डेबिट करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है आपने। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसको कहा जाता है अगर पिछला भी कोई डेप्रिसिएशन आ रहा है, ठीक है, तो वो कम्युलेट है, मतलब उसका भी इसमें इम्पैक्ट है। लेकिन जो कि फर्स्ट ईयर ही था, इसलिए इसको एज अ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके रिप्रेजेंट करना होता है। आगे जाके एक्यूमुलेट होता रहता है, वो हम आपको दिखाएंगे। अभी एंट्री के लिए आप समझिए कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने डेबिट करना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करना है, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट बेस पे। ठीक है, ईयर एंड पे वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट करना है, और टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका बनाना है उसी तरीके से जैसे इसमें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, चाहे इस मेथड के थ्रू बनाएं या इस मेथड के थ्रू बनाएं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप कोई भी मेथड यूज़ करें, ना ही बैलेंस शीट में कोई इम्पैक्ट आएगा तो सिर्फ एसेट की कॉस्ट और इसकी बुक वैल्यू में डिफरेंस आएगा। आगे चल के आपको क्वेश्चन के थ्रू भी इस चीज़ को प्रूव करेंगे कैसे आएगा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने मेंशन कर देना जो आपने डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड किया था फॉर द ईयर का, उसके बाद एसेट की कॉस्ट यहाँ पे लिखनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे जैसे आपने देखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने माइनस किया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करना है, क्यों कि कॉस्ट बेस है। अब हर साल जो है ना, जो भी बैलेंस शीट बनेगी, कॉस्ट इसकी कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज क्या होता रहेगा, इसमें चेंज आता रहेगा स्टूडेंट, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चेंज आता रहेगा, कॉस्ट सेम रहेगी। जबकि इस मेथड में एसेट की बुक वैल्यू यहाँ पे आएगी, उसमें से डेप्रिसिएशन उस साल का माइनस होता रहेगा। आगे चल के आपको क्लियर करेंगे। इसमें आपने एसेट की कॉस्ट लिखना है, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और बुक वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपकी ये बुक वैल्यू और आपकी ये बुक वैल्यू टैली करेगी स्टूडेंट, ये वाली, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप कोई भी मेथड यूज़ करें, आपकी बुक वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे इन मेथड्स को प्रूव करते हैं कि आया कि हमारी लॉजिक सही है कि हम कोई भी मेथड यूज़ करें डिफरेंस या कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलें आपको इसके एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मेथड से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि बुक वैल्यू बेस पे कैसे रिकॉर्डिंग होगी और कॉस्ट बेस पे कैसे रिकॉर्डिंग होगी। अब जैसे एग्जांपल है स्टूडेंट, कॉस्ट जो है 1 मिलियन है, ठीक है, एक कॉस्ट 1 मिलियन है, ये एक एसेट है, ठीक है, और इसकी रेजिजुअल वैल्यू एसेट कॉस्ट कर देते हैं इसको स्टूडेंट, एसेट कॉस्ट जो है 1 मिलियन है, रेजिजुअल वैल्यू इसकी 2 लाख है, यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है, और मेथड कौन सा यूज़ करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम स्ट्रेट लाइन को बेस बनाते हैं।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का आपने लिखा 1 मिलियन की कॉस्ट माइनस रेजिजुअल डिवाइड बाई 5 ईयर जो उसकी लाइफ है, तो 1,60,000 स्टूडेंट्स ये आगे कैलकुलेट हो गए डेप्रिसिएशन पर ईयर का। अब हम पहले बुक वैल्यू बेस पे इसको देखते हैं। बुक वैल्यू मेथड में ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,60,000 से आपने डेबिट करना है, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, मैंने नरेशन नहीं लिखी स्टूडेंट, नरेशन फिर आप देख लेंगे, और इसमें नरेशन में आएगी टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसमें मैंने सिंपल किया, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,60,000 डेबिट किया और एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया। उसके बाद मैंने उस साल का, उस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर टेस्ट बेसिस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लिए 1,60,000 जो मैंने कैलकुलेट किया था। फिर बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में एसेट दिखाया 1 मिलियन का, लेस कर दिया डेप्रिसिएशन। ये क्या चीज़ है? डेप्रिसिएशन है। इसको मैं डेप्रिसिएशन करता हूँ स्टूडेंट, ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,60,000 पे, आपके पास 8,40,000 पे बुक वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब जाहिर सी बात है आपने P&L बना दिया, बैलेंस शीट बना दी। अब आपने अकाउंट को क्लोज करना है ईयर एंड पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने डेबिट करना है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। इससे आपका उस साल का डेप्रिसिएशन क्लोज हो जाएगा। ये बुक वैल्यू मेथड पे फर्स्ट ईयर की हमने ट्रीटमेंट की डेप्रिसिएशन की। अब हम कॉस्ट बेस्ड मेथड पे फर्स्ट ईयर की ट्रीटमेंट करते हैं इसी स्ट्रेट लाइन मेथड की। इसमें सिंपल वही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने डेबिट करना है 1,60,000 से, 1,60,000 से। ठीक है स्टूडेंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपने क्रेडिट करना है। ठीक है स्टूडेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, ये आपका डेबिट होगा और ये आपका क्रेडिट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। वही सिंपल, कुछ नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप 1,60,000 पे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे, बैलेंस शीट में एसेट 1 मिलियन से दिखाएंगे। यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट लिया था, यहाँ पे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसको माइनस पे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, माइनस, इसको माइनस में दिखा दिया। 1,60,000 1 मिलियन से 8,40,000 पे ये बुक वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, ईयर एंड पे वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 1,60,000 से डेबिट करना है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करना है। अब हम नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। नेक्स्ट ईयर में देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर में क्या इम्पैक्ट आता है दोनों मेथड से इनकी बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो तो सेम रहेंगे। इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा तो वो बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में सिर्फ डेप्रिसिएशन के वाले पोर्शन में आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। चले आगे चलते हैं, आपको नेक्स्ट ईयर में आप ट्रीटमेंट दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं। अब हम आते हैं उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ईयर में, ईयर 2 दोनों मेथड से। ईयर 2 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने 1,60,000 से डेबिट किया, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बुक वैल्यू मेथड से। ठीक है, और इसी तरीके से हमने उस ईयर का P&L अकाउंट बना लिया, उसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने 1,60,000 पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और उसके अलावा 8,40,000 जो हमारे पास ईयर 1 में बुक वैल्यू आई थी उसको हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया, क्योंकि ये बुक वैल्यू बेस्ड मेथड है। 8,40,000 हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया, इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया जो 1,60,000 पे निकाला था, तो 6,80,000 पे हमारे पास बुक वैल्यू आ गई ईयर 2 की। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ईयर एंड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया, ये वाला। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने क्रेडिट कर दिया। ये वाला एक्सपेंस जो फॉर द पीरियड का हमने निकाला था, ये हमने ईयर 1 की बुक वैल्यू मेथड से हमने इसकी ट्रीटमेंट्स हमने कर ली, यानी इसका अकाउंट क्लोज कर लिया। अब देखते हैं कॉस्ट बेस पे क्या रिजल्ट आता है। कॉस्ट बेस मेथड पे वही होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्रेडिट करेंगे 1,60,000 से पर ईयर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वही आपका अकाउंट बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप रिप्रेजेंट करेंगे 1,60,000 जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, बैलेंस शीट में आएंगे। अब आपको चेंजेस यहाँ से नज़र आएंगे स्टूडेंट। यहाँ पे कॉस्ट आप 1 मिलियन ही लेंगे, ये वाली कॉस्ट। यहाँ पे 8,40,000 आपने बुक वैल्यू ली थी ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लेंगे, मैं आपको टिक मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे 1 मिलियन कॉस्ट आएगी, यहाँ पे 8,40,000 आएगी। ठीक है, इधर कॉस्ट बेस पे लेंगे, इधर बुक वैल्यू बेस पे चलेगा, क्योंकि कॉस्ट बेस मेथड है, इसलिए इसमें से माइनस कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या बताया स्टूडेंट, पिछले सालों का भी इम्पैक्ट इसके अंदर आ रहा होगा।
यानी 160 एयर 1 का और 160 एयर 2 का, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,20,000। 3,20,000 मैंने ले लिया। 3,20,000 को 10 लाख से मैंने माइनस किया तो 6,80,000 पे मेरे पास बुक वैल्यू आई एयर 2 की। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये देखें 6,80,000 कॉस्ट बेस पे बुक वैल्यू निकाली और एयर 2 पे बुक वैल्यू मेथड से भी 6,80,000 ही आ रही है। बुक वैल्यू सेम रहेगी। मैंने कहा था स्टूडेंट बुक वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, उसकी बुक वैल्यू सेम रहेगी, चाहे कॉस्ट बेस मेथड को यूज़ करें या बुक वैल्यू बेस पे आप यूज़ करें, बुक वैल्यू पे मेथड यूज़ करें या कॉस्ट बेस पे करें, बुक वैल्यू दोनों मेथड से सेम ही आएगी। इम्पैक्ट आएगा तो वो बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन वाले पोर्शन पे आएगा, वरना रिजल्ट्स दोनों के नेट इम्पैक्ट सेम रहेगा एसेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, और एयर एंड पे इसको भी क्लोज कर दिया जाएगा, इस वाले डेप्रिसिएशन को जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको एक कॉन्सेप्ट और दूंगा अब बाय एग्जांपल ही, उसके बाद हम इस आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। बस नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते चलते हैं। अभी हम आपको ये एक कॉन्सेप्ट बताने वाले, इसमें आपको ये समझाएंगे कि आप अपने एसेट्स को सेल आउट कब करेंगे, वो कौन सा टाइम होगा। वैसे तो आप क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे आपके एसेट की जो लाइफ होती है, जैसे 5 साल लाइफ है, हमने इससे पहले एग्जांपल्स की, तो इसका मतलब है जो 5 साल के बाद वो एसेट एक स्क्रैप वैल्यू की पे आ जाएगा, आपने उसको सेल ऑफ करना होगा। उसको आप एग्जाम्पल के थ्रू आपको प्रूफ करके देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। 1 मिलियन कॉस्ट ले ली हमने रुपीज़, रेजिजुअल वैल्यू RV रेजिजुअल वैल्यू 2 लाख, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स एंड मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड को ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी वही रहेगा 1 मिलियन माइनस 2 लाख डिवाइड बाय 5 यूजफुल लाइफ। ठीक है, और 1,60,000 आपका पर ईयर डेप्रिसिएशन। उसी यानी पिछली वाली एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बुक वैल्यू मेथड में ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, एयर आएगा, कॉस्ट या बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एयर एंड बुक वैल्यू। ठीक है, अब ये आपने एयर 1 में क्या लिखना है, एयर 1 में ये 1 मिलियन आपने एयर 1 में तो कॉस्ट ही आएगी उसकी, सेकेंड ईयर से इसकी बुक वैल्यू स्टार्ट होगी इस मेथड में। तो अब 1 मिलियन आपने कॉस्ट लिखनी है, उस साल का डेप्रिसिएशन 1,60,000 8,40,000 पे एयर 1 पे बुक वैल्यू आएगी, एयर 1 के एंड पे बुक वैल्यू 8,40,000 आएगी। उसी 8,40,000 को आप एयर 2 में ठीक है लेंगे ओपनिंग। ठीक है, और उस पर 1,60,000 फिर अप्लाई करेंगे डेप्रिसिएशन, और उसको उससे माइनस करेंगे। उसके बाद 6,80,000 एयर 2 के एंड की बुक वैल्यू आ जाएगी 6,80,000। इसी तरीके से 680 को आप एयर 3 पे ले जाएंगे और 1,60,000 उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 5,20,000 आपकी एयर 3 की बुक वैल्यू आएगी एयर 3 की एंड की, और 5,20,000 आपका नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा एयर 4 में 5,20,000 पे, और आपका डेप्रिसिएशन आप मेंशन करेंगे 1,60,000 एयर 4 पे, और 3,60,000 आ जाएगा 5,20,000 माइनस 1,60,000। तो एयर 4 का आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी एयर 4 की एंड की। ठीक है, और एयर 5 में जो लास्ट ईयर है उस एसेट का 5 ईयर लाइफ है, तो 3,60,000 पे आपने ले ली ये वाली बुक वैल्यू यहाँ पे, 1,60,000 मजीद उस साल का डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड किया या उसको रिप्रेजेंट किया। 1,60,000 में से 3,60,000 में से सॉरी स्टूडेंट 3,60,000 में से 1,60,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 लाख। 2 लाख बच गया। अगर आप देखें क्वेश्चन में हमारे पास रेजिजुअल वैल्यू कितनी थी 2 लाख। इसका मतलब क्या है, एयर 5 के एंड पे आपका डेप्रिसिएशन की वैल्यू अब ख़त्म हो चुकी है, अब आपने उसको स्क्रैप करना है। ठीक है, ये रेजिजुअल वैल्यू भी मैंने नीचे दिखा दी है 2 लाख। ठीक है, रेजिजुअल वैल्यू भी 2 लाख आ रही है और आपकी उस साल की बुक वैल्यू भी 2 लाख आ रही है। ये क्या लिखा हुआ है, इफ़, ये नोट मैंने इसीलिए लिखा है स्टूडेंट, इफ़ बुक वैल्यू इक्वल टू रेजिजुअल वैल्यू, R स्टैंड फॉर रेजिजुअल वैल्यू, इट्स बुक वैल्यू इक्वल टू रेजिजुअल वैल्यू, इट्स टाइम टू सेल ऑफ एसेट। ठीक है, ये तो हमने बुक वैल्यू से मेथड से ये आइडेंटिफाई किया कि हमने एसेट को कब सेल ऑफ करना है। अब आपको कॉस्ट मेथड से बताते हैं, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, इसमें एयर लिखेंगे, बस यहाँ पे एयर और बुक वैल्यू दोनों आती हैं, इसमें सिर्फ एयर, इसमें भी कॉस्ट
और बुक वैल्यू इसलिए लिखना पड़ता है, फर्स्ट ईयर में कॉस्ट रिप्रेजेंट होती है, बाकी ईयर में बुक वैल्यू होती है, जैसे आप देख सकते हैं वर्किंग से ही। इसमें कॉस्ट आती है, हर साल कॉस्ट रिप्रेजेंट होगी, ईयर आएगा, कॉस्ट आएगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, और ईयर एंड की बुक वैल्यू आ जाएगी। ईयर एंड पे आप ईयर 1 लेंगे, 1 मिलियन की कॉस्ट लेंगे, वही 1,60,000 पे आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 8,40,000 पे बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ईयर टू पे इस बुक वैल्यू पे लेके नहीं जाएंगे, जैसे हमने इस मेथड में लेके गए थे ईयर 2 पे 8,40,000, इधर कॉस्ट सेम हर साल सेम रहेगी, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। चेंजेस कहाँ पे आएंगी? इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में चेंजेस आएंगी एक्यूमुलेटेड में, इसमें वेरिएशन आएगी। हमने 1,60,000 पे रिकॉर्ड किया था, दूसरे साल में हम 3,20,000 करेंगे, ईयर 1 का डेप्रिसिएशन प्लस ईयर 2 का डेप्रिसिएशन, यानी 1,60,000 प्लस 1,60,000 तो 3,20,000 आ जाएगा। 3,20,000 को आप माइनस करेंगे तो 3,20,000 को 1 मिलियन से माइनस करेंगे तो 6,80,000 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ईयर पे आप आ जाएंगे, थर्ड ईयर पे आप 1 मिलियन की कॉस्ट शो करेंगे, 3,20,000 में 1,60,000 आप और ऐड करेंगे थर्ड ईयर का तो 4,80,000 आ जाएगा। 4,80,000 को आप 1 मिलियन में से 4,80,000 माइनस करें तो 5,20,000 आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ ईयर में आएंगे, 1 मिलियन आप कॉस्ट कांस्टेंट लेके चलेंगे, और 4,80,000 में से 1,60,000 मज़ीद प्लस करेंगे ईयर 4 का तो 6,40,000 पे आ जाएगा। 6,40,000 को माइनस करेंगे 1 मिलियन से तो 3,60,000 पे आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी ईयर 4 की। देन लास्ट ईयर 5 आप वही 1 मिलियन आप अपना कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे ईयर 5 में। ठीक है, 6,40,000 ईयर 4 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया था तो 5वें साल का भी 1,60,000 इसमें ऐड कर लेंगे। 6,40,000 और 1,60,000 कितने हो गए? 8 लाख रुपए। तो आप 1 मिलियन को 8 लाख से माइनस करेंगे, कितनी आ गई आपकी बुक वैल्यू ईयर 5 की, लास्ट ईयर की? 2 लाख रुपए। रेजिजुअल वैल्यू यहाँ पे कितनी रिप्रेजेंट है? 2 लाख। क्वेश्चन में कितनी थी? 2 लाख। इसका मतलब ये है आप ये मेथड यूज़ करें, आप ये मेथड यूज़ करें, इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आएगा। एक में फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन चलता है, एक में एक्यूमुलेटेड बेस पे डेप्रिसिएशन चलता है, लेकिन नेट इम्पैक्ट वही आता है। वो आप देख लें, ईयर 5 है, इसके भी बुक वैल्यू 2 लाख रह गई है, और कॉस्ट बेस पे बुक वैल्यू पे भी 2 लाख रह गई है, दोनों मैच कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब आपने आपकी रेजिजुअल वैल्यू और बुक वैल्यू जो कि इक्वल होगी है, सेम होगी है, इट्स टाइम टू सेल ऑफ योर एसेट। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका मतलब है आप इस पे मज़ीद इससे कोई फर्दर बेनिफिट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अब इससे जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, बस ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी कि हम जो है इन दोनों मेथड से ये कैसे प्रूव करेंगे कि आपको एसेट को सेल कब करना है, वो हमने आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे वाले लेक्चर में स्टूडेंट हमने आपको जो मेथड बताए, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, और मशीन आवर्स मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिप्लीशन मेथड, और जो मेथड से 6 मेथड्स हमने डिस्कस किए। तो इन 6 की 6 अब आने वाले आपने वीडियोस को मिस नहीं करना स्टूडेंट, एक एक मेथड्स की आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, और आज हमने जो आपसे मेथड डिस्कस किए, ठीक है, जो हमने आपसे मेथड्स डिस्कस किए, इन्हीं मेथड्स की हम आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट आपको इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स आपने मिस नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि उन लेक्चर्स का हमारे इस लेक्चर से लिंक होगा। ठीक है, इन्हीं मेथड्स को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपको इन मेथड्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दें हमारी वीडियोस को, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।